No, sir. ओके 1 मिनट, 1 मिनट, आई टेल यू। एक्चुअली ये चेंज मतलब ये मैं बोल रहा हूँ ये फाइनल नहीं है वैसे। कुछ और अपडेट हो जाए या कुछ और मतलब वो तो आपको मिल जाएंगे। वैसे मुझे बोलिए कि आपको ये टाइम टेबल मिला था क्या? अभी जो चल रहा है वो मिला था क्या आपको टाइम टेबल? नो सर। तो आपको लिंक आते हैं उस पे ही पता चलता है No, ना कब sir. टाइम, लिंक से ही पता चलता है ना। यस सर। Yes, sir. तो जो Yes, भी sir. होगा ना Yes, sir. वो शायद अगर कोई टाइम टेबल आपका चेंज हुआ, मोस्टली हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ और भी मतलब जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा ग्रुप ग्रुप पे आपके। तो मैं आपको एक टेंटेटिव बोल सकता हूँ अभी कि आप अवेयर हो जाए, और आपका अगर कोई इश्यू हो तो आप मेरे को बोल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसकी बात पहले करूंगा मैं। 1 मिनट, मुझे चेक करने दो ये मेल कहाँ पे आया था। आपकी बैच नीट 5 है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब वो 11B13 है ना, 11B13। तो यस सर। अभी ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। अभी के लिए तो मेरे पास ये अपडेट है, लेकिन कोई चेंज भी हो सकता है उसमें। तो मैं ये पक्का नहीं बोलूंगा कि यही है, लेकिन जितना अभी तक आया है वही है। तो मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे पहले 3 दिन रहेंगे। उसमें आपका लेक्चर रहेगा 8 बजे से 9 बजे तक, 8 to 9 PM। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. मंडे, Yes, sir. मंडे टू वेनसडे तक पहले 3 दिन। आपका लेक्चर पहले कब 9 से 10 बजे रहता था ना पहले। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अभी ये 8 से 9 बजे मतलब 1 घंटा पहले हो गया है, 8 से 9 बजे। और थर्सडे, इवन थर्सडे को भी सेम है, 8 to 9। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे 8 to 9 PM है। और ये जो फ्राइडे और सैटरडे है ना, उसमें यस ये सर। टाइम है 9:10 to 10:10। मतलब 9:10 से 10:10 तक। तो ये 10 से 11 वाली शायद बात खत्म हो सकती है। यस सर। सो Yes, मंडे, sir. मंडे टू वेनसडे 8 से 9 बजे तक। और सॉरी, थर्सडे, मंडे टू थर्सडे तक। और बाकी के 2 दिन लास्ट के फ्राइडे सैटरडे 9:10 से 10:10 तक। क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपका लेक्चर 8 से 9 बजे और 9 से 9:10 के 10:10 मतलब 9 के बाद डायरेक्टली लेक्चर नहीं होगा, 10 मिनट का ब्रेक हो सकता है, आपको ब्रेक मिलेगा। शायद देख लो, आपका बाकी का टाइम टेबल भी आपको आ जाएगा, मतलब वो लिंक पे आ जाएगा, तो यू विल अंडरस्टैंड। तो ये 10 to 11 वाली बात थोड़ी सी शायद खत्म हो सकती है, लेकिन मैं ये श्योरली नहीं बोल सकता, क्योंकि और कोई चेंज होगा तो शायद वो मतलब ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी तक के लिए तो मेरे पास इतना अपडेट आया है। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपको सबको क्लियर हो गया आपका टाइमिंग, नया टाइमिंग? Yes, यस sir. yes, सर। sir. तो फिलहाल तो हम लोग टेंटेटिव मान सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई इश्यू है क्या उसमें? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। Yes, sir. हाँ, तो आपका जो भी स्कूल का होमवर्क रहेगा या बाकी का रहेगा ना, वो आप कब पूरा करो? उसके पहले पूरा करो या उसके बाद पूरा करो, मतलब जो भी सेल्फ स्टडी है वो। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके यस ओके। सर। तो जो भी फाइनल आ जाएगा ना, वो आपको तो मंडे का लिंक जो मिलेगा उसमें पता ही चलेगा। दूसरी बात, ये अभी क्या होता था कि 9 बजे जब हमारा लेक्चर होता था ना, तो हम लोग एक 2-3 मिनट या 4-5 मिनट पहले लॉग इन करते थे। और 10 बजे वाला लेक्चर जो होता है ना,
उसमें मेरा क्या होता कि 9 बजे से चल रहा है किसी भी टीचर का, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, तो 9 से अगर उसका लेक्चर चल रहा है तो ये मतलब पॉसिबल नहीं होता था कि 9:55 को आपको वो पहला लेक्चर खत्म किया और दूसरा लेक्चर ज्वाइन किया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता था ना। तो 10 बजकर, आज भी ऐसे ही हुआ है ना, 10 बज के बाद ही हमारा लेक्चर शुरू हुआ, तो उस टाइम तक मेरा लेक्चर, और स्टूडेंट भी अटक जाते हैं, आपका भी 9 से 10। तो मैं अभी ये क्या बोलना चाहता कि मंडे से अगर ये टाइम टेबल ऐसा हो जाता है, अगर सपोज हमारा लेक्चर 8 बजे है ना, तो हम लोग ज्यादा पहले नहीं, लेकिन कम से कम 7:55 को एंटर करेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. उससे पहले पौने पौने 8 बजे, 7:50 तक इतना टाइम तो मतलब नहीं चाहिए होता है एनरोल करने के लिए, मतलब एंटर करने के लिए। और खामखा आपका वेस्ट भी हो जाता है ना टाइम, टाइमिंग का 10-10, 15-15 मिनट पहले आप बैठे तो, ठीक है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो 7:55 को हम लोग एंटर करेंगे। और अगर आपका जो टाइम है ना वो 8 से 9 बजे, अगर बस के बाद 9:10 से 10 बजे तक है ना, तो 10:10 तक का जो है ना, 9:10 का, तो उसमें हम लोग 9:05 को, 9:06-7 को एंटर करेंगे 2-3 मिनट पहले। तो आपको भी 6-7 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, और मुझे भी, और जो भी टीचर होगा उसको भी ब्रेक मिल जाएगा 6-7 मिनट, क्योंकि कंटिन्यू लगातार 2 घंटा थोड़ा सा ये होता है ना, तो इधर उधर जाना है तो 1-2-3 मिनट का ब्रेक ज्यादा मिलेगा आपको। मतलब 9 बजे से 9:07 तक, लास्ट के 3-4 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आपको पहले 3-4 मिनट या पहले 5 मिनट आके रुकना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा पहले आने की कुछ जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हर लेक्चर में 5 मिनट कम से कम ज्यादा आके आपको रुकना है, 5 या 4 मिनट जो भी है। कम से कम 2 मिनट तो आ जाओ, आपको कोई और काम है तो 2-3 मिनट तो आ जाओ, 9 बजे शार्पली मत आ जाओ। क्लियर। Yes, 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 sir. 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 ओके ओके। और कल आपका टेस्ट है ना, पार्ट टेस्ट, उसमें लिविंग वर्ल्ड का भी टॉपिक है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैंने ग्रुप पे ना एक टेबल डाला है, तो आपको मिला होगा ना। Yes, 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 sir. sir. हाँ, वो टेबल पढ़ा क्या आपने। yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उधर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नाम थे ना, उसका एक पूरा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जितने भी एग्जाम्पल थे ना, मैक्सिमम एग्जाम्पल, वो एक चार्ट में फिनिश हो गए, Yes, राइट। sir. हाँ, और वो पढ़ने से आपको मतलब इजी लगेगा कि बाबा एक फैमिली के सब एक एक साथ आ गए, सब ऑर्गेनिज्म एक फैमिली के। हाँ, ठीक है। Yes, sir. हाँ हाँ, तो आपको ये क्लियरली क्लियरली हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में जो लास्ट वाले पॉइंट है ना, उसमें गलतियां हो जाते हैं। मतलब क्या पूछते हैं वो मतलब ये जो टेक्सोनोमिक एड्स है ना, उसमें लास्ट में मोनोग्राफ, कैटलॉग वगैरह जो भी है ना, फ्लोरा वगैरह, उसमें उस पे ध्यान से पढ़ो आप, ध्यान से आप पढ़ो, लेकिन क्योंकि उसमें इधर उधर मतलब भटक जाते हैं। तो फिलहाल खाली फुकट का 1-4 मार्क जाता है उसमें, अगर आया क्वेश्चन तो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और इस बार आप फिर अच्छी तरह से लिविंग वर्ल्ड पढ़ लो, और इस बार क्या कर लो कि जो आपके एरियाज लास्ट वाले पेपर में गलत हो गए ना, वो देख लो पेपर आपका, आप और उस एरिया पे ज्यादा काम करो। सपोज आपका कोई क्वेश्चन टेक्सोनोमिक एड पे अटका है, तो वो अच्छी तरह से कर लो। आपका अगर कोई क्वेश्चन कोई मतलब ये सिस्टमेटिक या ऐसे कोई कंसेप्ट पे अड़ा हो, तो आप वो कंसेप्ट देख लो, ठीक है। और जो एरर थे ना, शायद मैंने देखा था क्वेश्चन पेपर आपका, और उसमें बहुत सारे थोड़े से मेरे एरर लगे थे, और आंसर के में भी एरर लगे थे, राइट ना। Yes, सर sir. पेपर तो बनाता कौन है वैसे? हाँ, सर जो ये पेपर बनता है, बनाता कौन है पेपर? ये अलग टीम रहती है बेटा, प्रोडक्शन टीम रहती है, वो कुछ अलग टीम रहती है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो वहां पे मैंने रिपोर्ट करवा लिया कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। और कोई ऐसा होता है तो आप डरो मत, क्यों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू भी थोड़ा सा रह सकता है उनका, ये वो ऐसा कुछ, आप एक आंसर को टाइप कर रहे हो, मतलब ये कर रहे हो टैग, और दूसरा ही आंसर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना कोई हो। हाँ हर्ष बेटा, यस क्या कर सर। रहे हैं। हाँ हर्ष बेटा, बोलो। सर गलती से हो गया. हाँ ठीक है, अभी ऐसी गलती मत करते रहो, ठीक है ठीक है।
और किसी को कुछ डाउट पूछना है? सर मुझे पूछना था। हाँ पूछो। सर आपने जो कल क्वेश्चन पे आए थे ना चेक हाँ, पॉइंट वाला, वो एक बार दोबारा बता देना। आता उस पे आता इन जनरल कुछ किसको कुछ डाउट पूछना है क्या, एग्जाम के बारे में या टाइम टेबल के बारे में या और कुछ? ठीक है ठीक है ठीक है, विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो। क्या होता है आपका कंफ्यूजन उसमें चेक पॉइंट पे? सर वो चेक पॉइंट समझ नहीं आए थे ना, आपने क्या बताया था। बोलो अभी देखो। हाँ, चेक पॉइंट एक्चुअली वो सिलेबस का पार्ट हिस्सा है नहीं, इसलिए मैंने रेगुलर टीचिंग में वो चेक पॉइंट नहीं लिया था। एक बार ये 2016 में आया था पेपर, एक्चुअली 2016 का जो पेपर था ना सेकंड फेज वाला, नीट सेकंड फेज 2016, तो उसमें आपके एनसीईआरटी के बाहर के कुछ था 10-12 क्वेश्चन आए थे। तो उस जमाने में ना आते थे क्वेश्चन बहुत पहले, ये तो 16 तो बहुत अभी पहले हो गया, क्योंकि एनटीए ने जब 2018 से लिया है ना एनटीए ने, तो उसके पहले सीबीएसई बोर्ड लिया था नीट का, एपमेट या नीट बोलते थे उसको, नीट बोलते थे उसके पहले एपमेट बोलते थे। ठीक है, क्लियर? तो नीट 2016 में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी के आए थे, अभी उनका जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया है। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि देखो ये सेल साइकिल का मतलब डायग्राम को दिख रहा है क्या इधर? यस सर। सर तो उसमें हम लोगों ने देखा कि G1 S G2 और M फेज है ना। यस सर। तो सेल साइकिल चेक पॉइंट मतलब क्या है कि सेल साइकिल होता है तो G1 से G2 जाता है, S जाता है, S से G2 और G2 से फिर M के बाद नया सेल बनता है, वो स्टार्ट करता है G1 से, उसके बाद आता है S, उसके बाद G2, उसके बाद M के बाद नेक्स्ट जनरेशन आता है और वो स्टार्ट करता है G1 से। अगर कोई सेल को आगे नहीं बढ़ना है डिवीजन में तो G1 से एग्जिट करके G0 में जाता है, डिफरेंशिएशन में जाता है। वो पार्टली रहता है और या लाइफ टाइम रहता है, टेम्पररी रहता है या लाइफ टाइम रहता है। इतना तो आपको सबको क्लियर है? यस सर। सर ओके वेट, तो मैसेज आया था, मैं थोड़ा सा ओके। तो ये क्या होता है कि सेल साइकिल बहुत ही कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेल साइकिल पे कंट्रोल नहीं होगा तो सेल का अनकंट्रोल डिवीजन हो जाएगा, और अगर अनकंट्रोल डिवीजन होता है तो सेल के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उस पर ट्यूमर होगा, कैंसर होगा। तो देयर शुड बी कंट्रोल ऑन द सेल साइकिल। सेल साइकिल में ये कंट्रोल होना चाहिए कि बाबा G1 फेज पूरा हुआ तो S फेज होगा, S फेज पूरा हुआ तो G2 होगा, G2 पूरा हुआ अच्छी तरह से हुआ तो M होगा, M अच्छी तरह से पूरा हुआ तो G1 होगा। मतलब हर स्टेप जो है ना वो रेगुलर मैकेनिज्म से ठीक तरीके से होनी चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ रही तो प्रॉब्लम आ जाता है और उससे सेल का कंट्रोल छूट जाता है और सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने जाती है। तो ये चेक पॉइंट किस तरह के होते हैं कि दे जस्ट चेक वेदर द सेल साइकिल इज गोइंग ऑन स्मूथली और नॉट। जो भी फेजेस हो रहे हैं कि वो फेजेस अच्छी तरह से हो रहे कि नहीं हो रहे, कि उसमें कुछ मैकेनिज्म का गड़बड़ हो रहा है, उसमें कुछ फॉल्ट हो रहा है, तो वो चेक कर रही है। ठीक है ना, मतलब ये एरर प्रूफ है, प्रूफ रीड कर रही है। आपको पता है हम लोग जो भी मतलब ना कुछ लिखते हैं ना तो उसके बाद उसको पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं कुछ ए लिखना चाहता था सी हो गया, उसका डी लिखना चाहता था बी हो गया, पी हो गया। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक या जो कुछ नंबर का मिस्टेक होता है वो देख लेते हैं, और कुछ मतलब मीनिंग ये होना चाहिए लेकिन कुछ अलग मीनिंग हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग प्रूफ रीडिंग करते हैं। राइट, प्रूफ रीडिंग आपको पता हो ना? यस सर। हाँ, तो उसी तरह से सेल साइकिल जब प्रोग्रेस हो रही थी मतलब हो रही होती है तो कोई उसके मतलब यहाँ पे कोई मैकेनिज्म है वो चेक करे कि सेल का फेजेस स्टेजेस नॉर्मली हो रहा है या कुछ एबनॉर्मेलिटी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट। तो एक सेंटेंस में बोले तो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स आर दोज मैकेनिज्म्स व्हिच चेक द
progress of the cell division. Okay, check the progress of the cell Yes, sir. division whether it takes place normally or abnormally. तो किस तरह के चेक पॉइंट है? तो चेक पॉइंट बेसिकली 3 मेजर टाइप है। चेक पॉइंट जो है ना सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स, वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं मेजर, 3 मेजर टाइप्स, 3 मेन टाइप्स। एक होता है G1 S, या उसको G1 भी बोल सकते हैं, ओनली G1 भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है G2 M, या उसको बोल सकते हैं G2 सिर्फ। और तीसरा होता है मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन, मेटाफेज एनाफेज, या इसको बोल सकते हैं मेटाफेज। ठीक है, ये 3 सेल साइकिल के चेक पॉइंट होते हैं मेजर। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, पहला G1, या उसको बोलते हैं G1S, फर्स्ट पॉइंट G1 या G1S, उसका मतलब क्या है कि देखो कि G1 के बाद सेल क्या किधर जाएगा? G1 के बाद सेल किधर जाएगा? एस फेज में। एस फेज पे। तो एस फेज में एक्चुअली डीएनए का डबलिंग होगा ना, लेकिन डीएनए का Yes, sir. डबलिंग होने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब न्यूक्लियोटाइड चाहिए, न्यूक्लियोसाइड चाहिए, एटीपी चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, हिस्टोन के लिए अमीनो एसिड चाहिए, ये सब चीजें जो है ना वो कहाँ पे रेडी होनी चाहिए? G1 में रेडी होनी चाहिए, एस फेज में रेडी होंगी वो। G1 फेज। हाँ, G1 में। मतलब एस में जो भी करना है उसका सब कंप्लीट जो है ना, वो रॉ मटेरियल कब तैयार जाना चाहिए सेल को? G1 में। अगर सेल को पता है कि सेल का जो रिप्लिकेशन के लिए जो मटेरियल लगेगा, न्यूक्लियोटाइड लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा, और कुछ चीजें लगेंगी, हिस्टोन भी लगेगा, क्योंकि क्रोमैटिन का डुप्लीकेशन होना है तो हिस्टोन का डुप्लीकेशन होगा। तो ये सब चीजें जब होगी क्लियरली तो ही सेल G1 से एस फेज में जा पाएगा। क्योंकि अगर उसको पता है कि जो रिक्वायरमेंट एस में लगने वाला है, अगर वो पूरी तरह से तैयार नहीं है तो कोई फायदा नहीं G1 से एस में जाने का, तो सेल वहां पे ही रुकेगा, G1 में ही रुकेगा। ओके, हॉट लेगा, मतलब इसका मतलब ये G0 में नहीं जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये G1 में रुक जाएगा, G1 से एग्जिट नहीं होगा। G1 से एग्जिट मतलब G0, तो वो G1 में रुक जाएगा। तब तक रुक जाएगा जब तक एस फेज के लिए जितने भी रॉ मटेरियल है वो नहीं बनते। उस टाइम G1 थोड़ा लंबा जाएगा, नॉर्मल से लंबा जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसको बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। मतलब G1 के एंड में आया एस के पहले जो चेक पॉइंट होता है। तो एक चेक पॉइंट क्या चेक करता है कि बाबा G1 में जो भी घटना घटनी थी एस फेज के लिए वो सही हो रही कि नहीं हो रही है। अगर उसको पता चला कि G1 में सब हो गया क्लियरली, सेल को जो भी एस फेज में चाहिए वो सब हो गया है, तो वो G1 से एस में जाएगी, नहीं तो G1 में ही रुकेगी। ठीक है? Yes, sir. हाँ, G2M चेक पॉइंट ये सेकेंड चेक पॉइंट है। ये G2 के बाद क्या होगा? एम फेज होगा। तो एम फेज के लिए क्या क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए, आरआरएनए चाहिए, राइट? सेंट्रियोल का Yes, डिस्ट्रीब्यूशन sir. चाहिए, स्पिंडल फाइबर बनना चाहिए, राइट? तो ये इंश्योर करती है G2 वाली फेज कि एम फेज में क्या होने वाला है। तो एम फेज में सेंट्रियोल का मतलब सेंट्रियोल का पॉलीमराइजेशन चाहिए, स्पिंडल फाइबर चाहिए। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे होता है डुप्लीकेट? स्पिंडल फाइबर कहाँ पे होता है? आई मीन जो सेंट्रियोल कहाँ पे डुप्लीकेट होता है? एस फेज में होता है ना। Yes, Yes, sir. sir. सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन एस फेज, लेकिन सेंट्रियोल के फाइबर के लिए जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन लगेगा वो तो बनेगा G2 फेज में। ये कब बनेगा? G2 फेज में। G2 लेकिन G2 ट्यूब्यूलिन phase. नहीं बनता तो G2 से M फेज में नहीं जाता ना। तो G2M वाली जो कहानी है रेगुलेशन की, वो क्या देखेगी कि भाई M फेज में जो डीएनए का कंपैक्शन करना है, फिर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होना है इक्वेटर पे,
और बाद में एनाफेज में उसका स्प्लिटिंग होना है सेंट्रोमियर का, तो उसके लिए जो भी चीजें लगेगी, मतलब एम फेज के लिए जो भी चीजें लगेगी, वो चीजें उसके पहले वाली फेज में मतलब G2 में रेडी है कि नहीं है। अगर G2 अच्छी तरह से हो गई, इसका मतलब अच्छी तरह से मतलब क्या, कि जो भी चीजें एम फेज को चाहिए वो अगर सब बन गई G2 में, तो ही सेल G2 से एम में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा ना। नहीं तो यस G2 सर। में ही, G2 के एंड में ही रुक जाएगा। कब तक रुक जाएगा? जब तक सेल एम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर ना हो, सॉरी हो जाए। वैसे भी सेल को पता चला कि G2 में सेल ने अभी पूरा कर लिया है प्रिपरेशन, अभी इट इज रेडी टू एंटर इनटू द एम फेज, देन इट विल एंटर इनटू द एम फेज, अदरवाइज इट विल हॉल्ट इन द G2 फेज। तो एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि जो मटेरियल एम फेज में चाहिए, अगर वो मटेरियल रॉ मटेरियल पूरा हुआ है तो सेल G2 से एम में जाएगी। अगर नहीं होता है वो G2 में ही रुकेंगे, उसको बोलते हैं G2 एम या ओनली G2 चेक पॉइंट। क्लियर? यस सर। हाँ, इसका मतलब आगे वाली जो फेज है ना, क्योंकि देखो कि आगे वाली फेज है एस फेज और इधर है एम फेज, तो एस फेज में या एम फेज में जो भी घटना घटने वाली है उसके लिए जो भी सेल को चाहिए वो उसके पहले वाले फेज में पूरे होने चाहिए। मतलब एस में जो चाहिए वो G1 में पूरा होना चाहिए, एंड एम में भी चाहिए वो G2 में पूरा होना चाहिए। तो इसलिए सेल देखती है कि G1 में रुक जाओ या G2 में रुक जाओ, तो उसको बोलते हैं G1 चेक पॉइंट या G2 चेक पॉइंट। G1 को और एक नाम है, क्योंकि G1 के बाद होता है S तो G1 S, एंड G2 के बाद होता है M तो G2 M उसका नाम है। तो ये हो गया चेक पॉइंट्स। क्लियर है? दो मेजर चेक पॉइंट्स। तीसरा चेक पॉइंट कहाँ पे होता है? मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। तो मेटाफेज में क्या होता है? अर्ली मेटाफेज में सब क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो स्पिंडल फाइबर पे अटैच हो जाते हैं, और प्रॉपर मेटाफेज में या लेट मेटाफेज में क्या होता है, सब क्रोमोसोम जो है ना वो इक्वेटोरियल प्लेन पे या मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं। क्लियर? यस सर। अगर मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम नहीं आएंगे ना तो उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो सकता स्पिंडल फाइबर से। क्लियर? तो अगर सेल को लगता है कि मेटाफेज में पूरी तरह से असेंबल नहीं हुई क्रोमोसोम, तो सेल वहां पे ही रुक जाते, एम फेज पे ही, वो एनाफेज में जाती नहीं। कब तक जाती नहीं? तब तक जब तक उसका एम फेज क्लियर नहीं होता। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो इसका मतलब ये G1S G2 सॉरी G1S चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट और MA चेक पॉइंट पता चला आपको? क्लियर हो गया आपको? यस यस सर। सर। अभी क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या देखा है कि व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए, स्टॉल्ड मतलब पॉज है, स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर व्हिच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। मतलब सेल का जो डीएनए था ना वो डीएनए पूरी तरह से रिप्लिकेट हुआ ही नहीं है, पूरी तरह से रिप्लिकेट हुआ ही नहीं है, तो कौन सा चेक पॉइंट काम करेगा? देखो, सेल का डीएनए रिप्लिकेशन हुआ नहीं है, स्टॉल्ड हुआ है, इसका मतलब है ये किस फेज में सेल अटकी है? इन विच फेज द सेल इज अरेस्टेड? सेल G2 G2। कैसे G2 होगा? सेल का डीएनए स्टॉल्ड हो गया, पॉज, डीएनए रिप्लिकेट हो रहा था, डीएनए से डबल डीएनए बन रहे थे लेकिन वो बीच में रुके हैं, पॉज हो गए। एस पे एस फेज में ना, एस फेज में डीएनए बनते हैं ना डबल, तो एस फेज Yes, sir. हाँ, एस फेज में जब डीएनए बन रहे थे, डबल हो रहे थे, तो वो रुका रिप्लिकेशन। हाँ, रिप्लिकेशन फोर्क आपको पता नहीं है ना? फोर्क नो नो सर। सर। तो क्या होता है ना कि ये डीएनए होता है, सपोज ये डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड, तो पता है ना आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यस सर। सपोज यस यहाँ सर। यहाँ पे रिप्लिकेशन शुरू हुआ ना, तो इस वो वाला पार्ट जहाँ पे रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है वो वाला पार्ट होता है अनकॉइल्ड, तो डीएनए ऐसे दिखता है आपको बाद में। ये इतना पोर्शन अनकॉइल्ड हुआ, बाकी का पोर्शन कॉइल्ड है। ठीक है, बाकी का पोर्शन क्या है? कॉइल्ड है। तो इससे क्या होगा?
इससे बनेगा रिप्लिकेशन फोर्क, इसको बोलेंगे रिप्लिकेशन फोर्क, इसको भी बोलेंगे रिप्लिकेशन फोर्क। ये एक होता है वाई शेप स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे हम डायग्रामेटिकली निकालते हैं वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यस सर। हाँ, ये मतलब मतलब दो रिप्लिकेशन फोर्क होते हैं ना, दो साइड, इस साइड ये और ये दूसरे साइड। तो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, मतलब क्या होता है कि ये स्ट्रैंड अलग हो गए, इस पे नया डीएनए बनेगा, इस पे भी नया डीएनए बनेगा। उसका मैकेनिज्म हम मैं अभी नहीं समझा सकता, क्योंकि ये डिटेल में आपको 12th स्टैंडर्ड के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे ये चैप्टर में है, तो उधर आपको क्लियरली पता चलेगा। इस टाइम आप इतना ही ध्यान रखो कि सेल डीएनए डबल कर रही थी, बना रही थी, लेकिन उसमें कोई ना कहीं वो अटक गई है। तो रिप्लिकेशन फोर्क पे अटका है, मतलब आगे नहीं जा रहा है, रिप्लिकेशन थोड़ा शुरू हुआ था लेकिन आगे वो नहीं जा रहा है, उधर ही रुका है। इसका मतलब अगर ऐसा होता है कि सेल का डीएनए रिप्लिकेट स्टार्ट हुआ था, बीच में रुका है, मतलब स्टार्ट तो हुआ था ना पहले। यस सर। हाँ, तो स्टार्ट हुआ था मतलब क्या हुआ था, उसका जीवन पूरा हुआ था कि नहीं? यस सर। यस सर। मतलब जीवन से एस में गया था कि नहीं? यस सर। तो उसका जीवन चेक पॉइंट या जीवन एस चेक पॉइंट, ये उसने काम किया, उसने सेल को रुकवाया क्या उधर? नो सर। नो नो सर। सर। मतलब ये तो जीवन, सॉरी जीवन, ये एस ये तो नहीं होगा ना आंसर। यस सर। हाँ, यस सर। ओके। और उसके बाद आपको ये आता है एक तो G2, मतलब G2M, कोई M नहीं बोलते, हाँ G2M को सिर्फ M नहीं बोलते, सिर्फ G2 बोल सकते हो, पहले वाला फेज का नाम ले सकते हो, लेकिन दूसरे वाला फेज के नाम से M फेज ऐसा नहीं होता, ये तो G2M होता है। S भी नहीं होता, G1S होता है या G2M होता है, ठीक है। यस यस सर। सर। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है अभी कि इसका मतलब है डीएनए ने हॉल्ट ले लिया है, इसका मतलब डीएनए ने रिप्लिकेशन करना शुरू किया था, मतलब सेल जीवन से एस में आया था, मतलब सेल जीवन के एंड में और एस के बिगिनिंग में नहीं रुका था, जीवन एस में सेल नहीं रुका था। इसका मतलब जीवन एस में सेल को रुकना नहीं चाहिए, मतलब सेल रुका नहीं, इसका मतलब जीवन एस चेक पॉइंट ने वर्क नहीं किया। क्यों वर्क नहीं किया था? क्योंकि जीवन में जो भी चाहिए था ना एस फेज के लिए तो बना था, किसी और कारण डीएनए का रिप्लिकेशन में से हॉल्टिंग हो गया है, और कारण। अंडरस्टूड? यस सर। उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, अभी अभी क्या देखेंगे कि ये G2M क्यों है, क्योंकि देखो विच चेक पॉइंट शुड बी प्रेजेंट, अगर ये M के पहले क्या होता है G2 के पहले क्या होता है S, मतलब S वाले इवेंट या G2 वाले इवेंट अगर क्लियर नहीं होते तो सेल कहाँ पे नहीं जाता, M में नहीं जाता, ठीक है। G2M चेक पॉइंट है ना दूसरा, यस सर। वो क्या इंश्योर करता है कि M फेज में जाने से पहले क्रोमोसोम वगैरह सब नॉर्मल है क्या, क्योंकि अगर डीएनए डुप्लीकेशन पूरा नहीं होता ना तो क्रोमैटिड कैसे बनता है, एक क्रोमैटिड मतलब एक डीएनए रहता है ना होमोलोगस, मतलब सॉरी क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड है, उसका मतलब एक क्रोमैटिड, सॉरी 2 क्रोमैटिड है, तो एक क्रोमैटिड का मतलब एक डीएनए, तो डीएनए पूरी तरह से बना ही नहीं तो क्रोमैटिड नहीं बना, क्रोमैटिड नहीं बना ना तो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, तो सेल प्रोफेज में जा ही नहीं सकती, माइटोसिस में जा ही नहीं सकती। क्लियर आपको सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है, ये तो सब हुए थे हमारे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी होगा, यस सर, हो यस गया सर। था। ये हो गया था, सर क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। एक मिनट, यस सर, हो गया यस था। सर। एक मिनट, इसमें ना एक मैं भूल गया आपको बोलने को, ठीक है।
G1 में कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 2n, DNA अमाउंट 2C होता है, 2n 2C, ठीक है। उसके बाद S में 2n 4C होता है, S के एंड तक। G2 में 2n 4C होता है, प्रोफेज में 2n 4C होता है, मेटाफेज में 2n 4C होता है, एनाफेज में 2n 4C होता है एक्चुअली, लेकिन क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं ना। तो अब Yes. हम लोग यस 2n 2C 2n 2C। टेलोफेज में भी एक्चुअली टोटल होता है 2n 4C, सॉरी 2n, इधर भी 4C होता है, 2n 4C होता है, तो लेकिन उसको बोल सकते हैं 2n 2C 2n 2C 2C 2n 2C। और एक्चुअली उसके बाद आते हैं वो मैंने मतलब निकालना चाहिए था, उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस तो उसमें एक्चुअली ये हो जाता है ट्रूली 2n 2C 2n 2C। क्लियर? Yes, sir. यस सर ओके, ये तो बताना मैं भूल गया था, इसलिए मैंने पूरा किया अभी। ओके। Sir, C. सॉरी, बोलना मत, व्हाट्सएप पे कर दो। Crossing over takes place between which chromatid and in which stage? Non-sister at Pachitin. ऑप्शन Non-sister बी at Pachitin. Non-sister Pachitin कहाँ पे है? Obviously आप homologous chromosome B. क्लियर? इसको Yes, मैच sir. करो, इसको मैच कराओ। फोर्टी थ्री। अभी 43 के लिए कर दो, ठीक है। पैचिडिन में क्या होता है? Crossing over. क्रॉसिंग। और मेटाफेज वन में क्या होता है? मेटाफेज वन में Chromosome alignment, equatorial plate. अलाइनमेंट होता है ना लास्ट का। डायकाइनेसिस में क्या होता है? Terminalization of chiasmata. वेरी गुड। जाइगोटिन में पेयरिंग पेयर, ऑफ होमोलोगस Plate of क्रोमोसोम homologous chromosome. ठीक है। A3 A1 A2 A4 हर का एक ही है ना? ऑप्शन ए A3 पता चला अभी A3। बाकी का कुछ चाहिए नहीं चाहिए ना? No, sir. इजी। तो पहले क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, करेक्ट ऑप्शन पूछा था। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। यस 45 का अरेंज। यस
क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनेशन, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ये हुए पैचिटिन, ये है जाइगोटिन, ये क्या है, ये कौन सा फेज है, टर्मिनेशन, डाइकाइनेसिस। Kinesis. और ये कितना है, ये क्या है, ये क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। डाइकाइनेसिस सेम ही ना, यस सर। तो क्या होगा अभी, तो सी। तो सी और डी में दोनों में जो दोनों प्रोसेस सीधे डाइकाइनेसिस की है ना, पर वैसे 2 1 4 3 2 1 4 और 3 कहाँ पे है, टर्मिनेशन 4 3 2 1 3 4। हाँ, लेकिन डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस लास्ट में होता है, यस सर। तो हाँ फोर्थ उससे ही पहले होगा। होता है टर्मिनाइजेशन। तो क्या होगा अभी, आंसर क्या होगा, डी। डी ऑफ। इट शुड बी डी। ओके। यस सर। ऐसा नहीं होगा कि बाबा चाइजमेटा वहां पे भी रुका है और बाद में बाहर का न्यूक्लियस डिसअपियर हुआ, बाद में चाइजमेटा चला गया टिप पे, ऐसा नहीं होगा ना। हेलो, यस सर। यस Yes, सर। sir. ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। ऐसा अब इमेजिन, मतलब कॉमन सेंस से कि बात ठीक है, चाइजमेटा तो हुआ है, बना हुआ है, अभी चाइजमेटा वहां पे है, पहला न्यूक्लियस डिसअपियर होके लेता है और बाद में चाइजमेटा अभी तुझ चला आगे तक, ऐसा नहीं होगा ना। तो यस एक्चुअली ना ये साथ साथ चलेगा, लेकिन लास्ट में आपको डिसअपियर दिखेगा न्यूक्लियस लास्ट में, मतलब तब तक प्रोपेज खत्म हो गए। The enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? पैकेटिन, राइट, पैकेटिन करेक्ट है ना। क्वेश्चन बदला नहीं यस आपका, सर। ये देखो ये क्वेश्चन ठीक है ना। ये यस सर। यस सर। Yes, sir. complex formed by a pair of synapse homologous chromosome. बाइवेलेंट। बाइवेलेंट, ये बाइवेलेंट फॉर्म कहाँ पे होता है, वेयर इट इज फॉर्म, जाइगोटिन में, लेकिन अपीयर कहाँ पे होता है, विजिबल कहाँ पे होता है, पैचिटिन पे। वेरी गुड। सो फॉर्म, विद फॉर्म जाइगोटिन। जाइगोटिन, बट विजिबल, क्यों विजिबल होता है, बाकी पैकेटिन में क्यों विजिबल होता है ये, कि उसपे थिक क्रोमोसोम होते हैं, क्या होता है, थिक क्रोमोसोम, Chromosome. ठीक क्रोमोसोम। ओके, थिक क्रोमोसोम, ठीक है। During gamete formation, the enzyme recombinase participate during प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, मतलब क्या, पैकेटिन, ठीक है। यस। Yes, the given figure is the representation of a certain event at a particular stage of type of cell division. Which is this stage? कौन सी स्टेज लग रही है आपको, सर प्रोफेज The 1। proof is one during my meiosis. इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, यस Yes सर। sir. और क्रॉसिंग ओवर करने के बाद क्रोमोसोम एक्सचेंज हो गए, मतलब अलग हो गए, और उसपे एक्सचेंज सेगमेंट है ना, ये वाला, ये इसका एक सेगमेंट इधर गया, इसका सेगमेंट इधर गया, मतलब क्रॉसिंग ओवर Yes. पूरा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है ये क्रॉसिंग ओवर, पैकेटिन, कहाँ पे होता है ये, पैचिटिन। Packaging. और ये अलग कहाँ पे होता है ये, Diplotin. डिप्लोटिन में भी अलग होता है क्या,
पूरा इस पे अटका होता है ना चार्जमेटा पे, Yes, sir. तो कहाँ पे? डायकाइनेसिस पे, एनाफेज में। कहाँ पे होता है? एनाफेज। एनाफेज में ही ये ऐसा क्रोमोसोम अटका है ना, ये स्पिंडल फाइबर है ना, ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा उसका, और ये अभी टर्मिनल पार्ट पे सेंट्रोमियर उस पे अटके है ना, राइट? Yes, sir. तो इधर स्प्लिटिंग हो जाएगा मतलब, और इधर का क्रोमोसोम इधर, इधर का क्रोमोसोम इधर, और हर क्रोमोसोम एक, अगर हमने येलो कलर से दिखाए सपोज, येलो दिखाए सपोज, तो इसका एक पार्ट इसमें दिखाएंगे, यहाँ पे कोई रहेगा, और यहाँ पे रहेगा इसका रेड वाला पार्ट, सॉरी ये, हाँ रेड वाला पार्ट, ऐसे होगा रिकॉम्बिनेशन। सो ये एनाफेज का है ना? यस सर। Yes, sir. एनाफेज का मतलब एक्चुअली ऐसा है उसका शेप, लेकिन ये एक्चुअली मतलब ये है ऐसा, ठीक है? मतलब ये तो माइटोसिस, सॉरी मेटाफेज तो नहीं है ना, ये तो सही है, ये तो नहीं है। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज वन, विच प्रोफेज ऑफ माइटोसिस सही है, लेकिन प्रोफेज प्रोफेज वन मोर स्पेसिफिक। डन। Yes, sir. Identify the meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated. एनाफेज 1। The anaphase 1. Centromere में anaphase 1. Very good. When paternal and maternal chromosome change their material with each other in cell division, this event is called as Crossing over. क्रॉसिंग। अभी ये डायड को मैं समझाऊंगा, डायड का मतलब क्या होता है। देखो टेट्राड तो हमने सोचा ना, टेट्राड Yes, sir. यस सर। मतलब क्या? बायवैलेंट, सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है, बायवैलेंट टेट्राड या बायवैलेंट। बायवैलेंट क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? Two दो chromatids. क्रोमोसोम है, मतलब पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। टेट्राड क्यों? क्योंकि उनके क्या है? 4 क्रोमैटिड्स है, एक हर एक क्रोमोसोम के 2 ऐसे। तो चेंज हो गया, तो डायड का मतलब क्या है? ये तो टेट्राड। जब ये क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं ना, कहाँ पे? एनाफेज पे। ये ऐसे मतलब ये है, ये क्या सा है? जाइगोटिन स्टेज है। उसके बाद क्या आता है? जाइगोटिन के बाद होता है पैकेटिन। पैकेटिन के बाद क्या आता है? डायकाइनेसिस। उसके बाद क्या आता है? ये प्रोफेज हो गया। उसके बाद होता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1। तो इधर क्या होता है? पैकेटिन में आया हुआ, तो डायकाइनेसिस डिप्लोटिन कहाँ पे रहेगा? डिप्लोटिन रहेगा, डिप्लोटिन ना। उसके बाद आता है डिप्लोटिन। उसके बाद आता है डायकाइनेसिस, मेटाफेज। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम ऐसे अरेंज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे, राइट? ये ऐसे 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 क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, 2 इक्वेटोरियल प्लेन है, ये अटैच हो सकते हैं इधर, इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच है। ओके, ये क्रोमोसोम इधर जाएगा, ये क्रोमोसोम इधर, तो इसका मतलब ये इधर गए और ये इधर आ गए बाद में, टेलोफेज के बाद में। ठीक है, हर क्रोमोसोम का एक पार्टनर इधर, हर दूसरा पार्टनर इधर। उसके बाद आ जाएगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 का प्रोफेज 2, मेटाफेज 2। मेटाफेज पे क्या होगा? मेटाफेज 2 में क्या होगा? ये ऐसा क्रोमोसोम जो है ना, हर ऐसा अरेंज होगा स्पिंडल फाइबर पे, और ये खींचेगा तो ये ब्रेक होगा माइटोसिस की तरह। और हर क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, मतलब हाफ क्रोमोसोम इधर जाएगा और दूसरा हाफ क्रोमैटिड इधर आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir.
Yes, sir. तो अभी ये जो क्रोमोसोम है ना टीलोफेज में, तो इसको हर क्रोमोसोम को एक ही क्रोमैटिड है। कितना है हर क्रोमोसोम को? एक क्रोमैटिड। ओके, Yes, sir. एक क्रोमैटिड है इसमें। तो बाइवैलेंट मतलब पेयर्ड, पेयर्ड यानी टेट्राड। डैड का मतलब क्या होता है? डायड। जब ये क्रोमोसोम अलग हुआ ना, इधर इधर कहाँ पे अलग हुआ? ये इधर इधर अलग हुआ, देखो ये यहाँ पे गया सब मेटाफेज 1 पे। तो ये क्रोमोसोम इधर गया, ये क्रोमोसोम इधर गया, सेपरेशन हो गया, तो डायड बोलते हैं। डायड मतलब क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड। ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Which statement best explain the evolutionary advantage of meiosis? Yes, फटाक से दीजिए। मियोसिस का इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है? मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर से हर के फादर और मदर वाले जीन्स है वो मिक्स हो जाता है क्रोमोसोम पे, तो जेनेटिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो जनरेशन टू जनरेशन मतलब क्या है आंसर? डी नहीं आएगा D बेटा, option. डी ऑप्शन, डी डी आएगा। सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू No, sir. जनरेशन। Genetic recombination are possible from generation हाँ, to generation. तो इसको इसके लिए वो हेरिटेज होता है ना। देखो ये आपके पास क्रोमोसोम है ना, ये सपोज मैं एक पेयर दिखा रहा हूँ, एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कि सपोज ये कोई इंडिविजुअल है, ए इंडिविजुअल, तो ये इंडिविजुअल अभी एडल्ट बना है, एडल्ट बना है, और ये गैमिट, सुनिए अभी सुनिए, ये अभी गैमिट बना रहा है, ये भी गैमिट बना रहा है ना ये। लेकिन जब ए इंडिविजुअल जब जाइगोट कैसे बना, कि इसके मदर और उसके फादर के मदर से ये क्रोमोसोम आया रेड वाला, और फादर से ये क्रोमोसोम आया येलो वाला। अभी गैमिट फॉर्मेशन होते वक्त जब ये मियोसिस 1 में जाएगा, मियोसिस 1 के प्लैचिडन में जाएगा, तो ये अपने हिस्सा एक्सचेंज करेंगे और ये क्रोमोसोम बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था। और जब ये सेल अलग हुआ, ये सेल अलग हुआ, सपोज ये मेल गैमिट है या फीमेल गैमिट है, और ये गैमिट अगर फर्टिलाइज करता है तो उसके पास क्या है? मदर और उसके मदर और फादर के क्रोमोजीन्स एक साथ है, तो मोर वेरिएशन आ जाएगा। अलग अलग जीन एक साथ आ गए तो मोर वेरिएशन आ जाएगा, और ज्यादा वेरिएशन आया तो इवोल्यूशन भी उसका चांसेस है। मियोसिस टू परफॉर्म, बोल दीजिए। यस, कम फर्स्ट। मियोसिस टू क्या करता है? The separation of chromatids. वेरी गुड। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कौन करता है? मियोसिस 1। Meiosis one. ये करता है मियोसिस 1। One. सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड क्या करता है? मियोसिस 2 Two. का काउंट एनाफेज 2, एनाफेज 2 करता है। और सबसे हम लोग क्रोमोसोम करता है मियोसिस 1 का एनाफेज 1, एनाफेज 1। सब डीएनए सेंट्रोमियर ये तो होता है S phase में. एस फेज में। सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम भी होता है, कोई भी ये मतलब ये हो सकता है, एनाफेज का हो सकता है। क्रोमोसोम बताए तो एनाफेज का बताते हैं, क्रोमैटिड बताया तो
एनाफेज 2, एनाफेज 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेज। माइटोसिस के मेटाफेज में कितने होते क्रोमैटिड? सर क्वेश्चन नहीं आया। 1 मिनट। अभी थोड़े ही क्वेश्चन बचे। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस, कम ऑन। नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेज। मियोसिस और माइटोसिस की मेटाफेज में नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हैं? अगर माइटोसिस का क्रोमैटिड है, क्रोमोजोम है, सपोज माइटोसिस का क्रोमोजोम, तो माइटोसिस की मेटाफेज है ना, तो उस पे ऐसे क्रोमोजोम अरेंज हो गए ना, तो उसको हो गए कितने क्रोमैटिड? 2 हो गए क्रोमैटिड। कितने? 2। Sir, A option. हाँ राइट, माइटोसिस के हो गए 2 क्रोमैटिड, माइटोसिस मेटाफेज के। और मियोसिस के कितने होंगे क्रोमैटिड? 2. मियोसिस कौन सा है वो बताया नहीं, मियोसिस 1 या मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में कितने होंगे? 2 होंगे। और मियोसिस 2 में कितने होंगे? सॉरी 4 होंगे। मियोसिस 1 में 4 और मियोसिस 2 में कितने होंगे? 2. 2 होंगे। ठीक है। उसके बाद मतलब क्या दिया है? 2 इन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये तो ठीक है ना, 2 इन माइटोसिस 2 क्रोमैटिड्स। 2 इन माइटोसिस ठीक है, 2 इन मियोसिस भी ठीक है। 2 इन माइटोसिस एंड 1 इन मियोसिस। 1 तो नहीं है मियोसिस में। 2 इन माइटोसिस एंड 4 इन मियोसिस, ये भी हो सकता है ना। Yes, sir. sir. ओके। पर सर ये बताया नहीं हुआ ना कौन सा मियोसिस है, 1 या 2। 1 मिनट। तो ये भी हो सकता है ना 4 वाला। यस सर। मतलब इसका ये ऑप्शन लिया तो 1 इन माइटोसिस तो नहीं होगा। तो अभी उसमें टशन है। टशन किसमें है? सी एंड ए में। सी एंड ए में ज्यादा करेक्ट कंसेप्ट हम लोग को वो देखना है। Sir, after completion of meiosis 2 होते हैं ना? एट मेटाफेज। मेटाफेज पे है ऐसा बोल रहे हो। तो देखो इसका मतलब इसने क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेज ना। तो इसका एक्चुअली उनको क्या पूछना था कि नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स पर, सॉरी क्या होगा ये, इसको ये पूछना था कि नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स पर क्रोमोजोम, ऐसा पूछना था ना, पर क्रोमोजोम, ऐसा एक्चुअली उनको पूछना था। ये हमें समझ में थोड़ा आना चाहिए। और उसका आंसर क्या है बाद में? ए होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। पर क्रोमोजोम एट मेटाफेज। ठीक है। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू मियोसिस 1 में तो रिडक्शन होता है 2n से n ना। 2n मियोसिस 1 एक्सेल n। ये तो है मियोसिस 1। मियोसिस 2 क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, ओके। सो क्रॉसिंग ओवर है इसलिए ये तो नहीं है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम तो मियोसिस 1 में होता है, तो ये नहीं होगा। डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये होता है मियोसिस 1 में, तो ये नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अभी ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो कंप्लीट करेंगे हम लोग अभी।
मियोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन, ये एम्स वाले क्वेश्चन है अभी, लास्ट ईयर के। मियोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 डिसिमिलर सेल, सिनेप्सिस ऑकर ड्यूरिंग zygotein ऑफ मियोसिस। तो मियोटिक डिवीजन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 डिसिमिलर सेल्स। सो मियोसिस 1 से हमने देखा अभी कि 4 सेल बन गए ना, 1 2 3 4। ये 4 सेल सिमिलर है या डिसिमिलर है? dissimilar. Dissimilar क्यों? Because they So have crossing over. recombined chromosome. They have recombined क्रोमोसोम, उनके पास रिकम्बाइंड क्रोमोसोम है, तो डिसिमिलर हो गए ना, Yes, अलग sir. अलग, थोड़ा पार्ट अलग है, थोड़ा पार्ट अलग है। सिनेप्सिस ऑकर ड्यूरिंग zygotein ऑफ, Yes, sir. तो सिनेप्सिस हुआ था zygotein में, इसलिए वो डिसिमिलर सेल बन गए क्या? नो सर, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ इसलिए। हाँ, मतलब एक्चुअली ये किससे हुआ था? रीजन क्या होना चाहिए? पैचेटिन होना चाहिए, पैकेटिन। लेकिन उन्होंने क्या दिया रीजन? zygotein. zygotein दिया है। तो zygotein के बाद zygotein होता है तो पैचेटिन होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऐसा नहीं होता कभी क्वेश्चन, ठीक है? Yes, sir. अगर ऐसा किसी ने सोचा ना, अरे बाबा तो zygotein होगा तो ही पैचेटिन होगा ना, तो उसका मतलब वो होगा ओवर थिंकिंग। क्या होगा वो? Overthinking. Overthinking. ओवर थिंकिंग। पता चला कैसे होता है ओवर थिंकिंग बच्चों का Yes, sir. कंफ्यूजन? Yes हाँ sir. हाँ, ठीक है ना। ये तो सबसे ऐसा भी हो सकता है ना, तो मतलब ये तो ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है उसका भी रीजन बता दो। ये ओवर थिंकिंग क्यों है तो भी आपको पता चलना चाहिए ना, क्योंकि उससे ऐसा भी हो सकता है ना, अगर zygotein है तो मतलब ये भी हुआ था पहले, लेप्टोप्रोटीन भी हुआ था ना, लेप्टोप्रोटीन होता 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 तो Yes, zygotein sir. होता, तो इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना? अंडरस्टूड? Yes sir. sir. ओके। Meiosis 2 is similar to mitosis. Meiosis 1 cannot occur in haploid cell. Meiosis 2 माइटोसिस के सिमिलर है, ये तो पता है मुझे, ये तो करेक्ट है, Yes, sir. ये तो राइट है। Meiosis 1 cannot occur in haploid cell, नहीं होता ना हैप्लॉइड में, ये भी No, करेक्ट है ना? sir. Yes, sir. दोनों हाँ? ही करेक्ट हैं. तो इसमें क्या आएगा? हाँ, अरे आंसर तो देखा ही नहीं हम लोगों ने, ये क्या Sir, है? B option. B option ये assertion is incorrect but ये not correct ये explanation. ट्रू है और ये False फॉल्स is है, it? तो ट्रू एंड फॉल्स का मतलब है सी ना? Yes, sir. ओके, Sir, second statement भी तो true है. कौन सा? Sir, हाँ हाँ, second सॉरी, statement true. ट्रू है, ट्रू है, ट्रू, तो ये तो बी होगा ना, ये Yes, Yes sir. sir. बी होगा। मैं इससे एग्जैक्टली ये तो भी तो ट्रू है ना। और इसमें क्या है नेक्स्ट में 2022 में, सॉरी 2022 दोनों ही correct हैं. 2022 मैंने बोला, हाँ दोनों करेक्ट है, लेकिन क्या नहीं है? Correct explanation. नहीं है, तो बी होगा ना। Yes Yes, sir. sir. बायवैलेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग पैचिनीमा। पैचिनीमा में फॉर्म होते हैं क्या बायवैलेंट्स? फॉर्म किस में होते हैं ये? Zygotein. Zygotein. zygotein में, सॉरी zygotein में फॉर्म होते हैं, लेकिन विजिबल होते हैं कब? पैचिनीमा Pachitin. में। पैकेटीन. बायोलेंट एंड टेट्राइड कंडीशंस ऑफ क्रोमोसोम्स आर टू डिफरेंट कंडीशंस, टू डिफरेंट कंडीशंस है, तो पहला ही रॉन्ग है ना, तो क्या आ Yes जाएगा sir. इसमें? D option. D option. अभी चूज करेंगे, ये सेम है कि डिफरेंट है? सेम कंडीशन है ना। Yes sir. बायोल का मतलब है पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसका मतलब है 4 क्रोमैटिड, तो ये क्या है? Both reason and D assertion are option both false. है ना false. फॉल्स, ये भी फॉल्स। बीबीसी, बीबीसी कैसे हुआ है?
नहीं, डी होना चाहिए उसका, करेक्ट है, डी होना चाहिए। इधर नंबर क्या है क्वेश्चन का? 23। क्लियर सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। तो शाम को किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब 8 बजे का लेक्चर ऐसा अटेंड करने के लिए? नो सर। No, sir. आप में से कोई और भी कोई मतलब 6 बजे 7 बजे कोई और भी करता है क्या, मतलब ट्यूशन वाली बात? No, sir. नो Sir. सर। No, sir. ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। किसी को चाहिए कि ये लिविंग वर्ल्ड वाले क्वेश्चन चाहिए कि किसी में जो बोला नहीं स्पेसिफिकली लिविंग वर्ल्ड के टफ क्वेश्चन चाहिए ऐसा? Sir, मैंने भेजा था आपको मैसेज। आपका नाम क्या है? सर सर हर्ष। मैंने भेजा था। लिविंग वर्ल्ड वाला भेजा था, लिविंग वर्ल्ड का स्पेसिफिक। लिविंग वर्ल्ड और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ दोनों का। अभी के लिए मैं सुबह आपको लिविंग वर्ल्ड का भेज देता हूँ, तो वो पढ़ लेना और बाद में आप क्वेश्चन मतलब तो पेपर सॉल्व कर सकते हैं ना? Yes, sir. हाँ, और किसी को चाहिए तो भी बोल देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उनको, लेकिन मैं ग्रुप पे नहीं भेजने मैंने वाला हूँ। बोला था आपको। हाँ हाँ, नहीं, जिनको भी मैंने चेक कर दूंगा सबका मैसेज, जिनको भी चाहिए होगा उसको मैं कल सुबह तक चेंज करूंगा। ग्रुप पे नहीं भेजने वाला, क्योंकि ग्रुप पे क्या दिखता है कि बाबा बहुत सारे असाइनमेंट हो रहे हैं, ऐसा दिखता है ना वो कॉमनली, इसलिए मैं ग्रुप पे नहीं भेज रहा हूँ। ठीक है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस, ओके। लिविंग वर्ल्ड के पक्का मैं कल भेज दूंगा। ठीक है ना? थैंक यू, गुड नाइट, Thank you, sir. Good night. थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।